जो DYFI के नेता पहुंचे हैं तो इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। वह अपने आगे की कार्रवाई के लिए मैं मास्टर कप्तान आर्य को मंच संचालन के लिए करता हूं। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि एक बार सारे सामने आ जाओ, 2 मिनट का मौन रखते हैं किसानों जो साथी है। सभी साथी एक बार अपनी अपनी सीट पर खड़े हो, सारे जो जहाँ खड़े एक बार 1 मिनट के लिए सारे साथी चुपचाप मौन धारण करेंगे। स्टार्ट। धन्यवाद। सुनेगा किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद। धन्यवाद सभी साथियों का। जितने बैठे सभी साथी गरीब आ जाओ, कुछ 5-7 मिनट लगाओगे जल्दी से आगे बैठ बैठना, आ जाओ 5-7 मिनट लगाओ आज एक बार। सारे साथी बोलेंगे इतना सुनिए विचार। तो मैं किसान संघर्ष समिति की तरफ से जो साथी नौजवान हमारे बीच में पहुंचे गोरखपुर गांव की तरफ से, इस अहम रोल में पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि इन्होंने जो इतना बड़ा बिड़ा उठाया, अपना काम धंधा छोड़कर अपने लगे हुए हैं। तो काफी लोगों को तो ये बातें अच्छी तरह समझ आ रही है जो चल रहे हैं। काफी लोगों को लग रहा है कि भाई वैसे चल रहा है, कोई राजनीति और है, कई प्रकार की बातें दिमाग में। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आपने इस बात को समझना हो, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बाहर का जो एरिया है, इसको छोड़ करके आप नजर मार के देख लो कितने खुशहाल हैं किसान, कितनी फसल बिकने लगे हैं। जमा आसान सा तरीका इसका बिहार में देख लो किसानों की हालत है, उनमें इतनी ताकत भी को नहीं, वो सरकार के रोज नारे लगा इसके। सब तो ज्यादा तो ताकत दिखाई दे रही पंजाब की दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट का एक ही बात दिमाग में, भाई इसको तोड़ दो एक बार, फिर सीधा हो जाए किसान। जमीन जमान तो रहनी है को नहीं है, तो बातें अब सारे जानकार रहे, नई बात तो बताने की जरूरत को नहीं। मुझे एक मोटी सी बात कहूँ, अगर थोड़ा भी सोचना हो, बाकी किसानों में नजर डाल के देख लो आप। सबसे ज्यादा जो फोकस है पंजाब पे है, पंजाब का किसान खुशहाल है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, सारा किसानी के बल पर है, नौकरी के बल पर नहीं है। तो काफी बातें साथी बताऊंगी जो जानकारी है। तो अपने ओम प्रकाश बिश्नोई जी हैं, पहले मैं उनको आमंत्रित करूँ, 2 चेयरमैन पे ओम प्रकाश जी बिश्नोई प्रोफेसर साहब 2 चेयरमैन बातें बताएंगे, बाकी फिर साथी अपनी बात रखेंगे। ओम प्रकाश जी आओ जी। धन्यवाद करता हूँ। अब जिस संकट में हम इस समय हैं, ये जिनका अडानी और अंबानी का जिस तरह से नाम हम लोग ले रहे हैं, उनका सीधा सा जो टारगेट है वो हमारी ज़मीन है, किसानों की ज़मीन और व्यापारियों का व्यापार या दुकानदारी। जो छोटे दुकानदार हैं या जैसे छोटे कस्बों के या बल्कि शहर के भी जो दुकानदार हैं, तो सारी दुकानदारी हथियाना, सारी ज़मीन हथियाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। और अभी हम जो संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष केवल यहीं जाके नहीं रुक पाएगा। ये कानून वापस भी हो जाते हैं, MSP का कानून अगर बन भी जाता है, उसके बाद भी ये संकट टलेगा नहीं, ये बात हमें सोच के रखनी है। और भी बहुत से बिल आ रहे हैं, जैसे अभी पेस्टिसाइड का बिल आएगा, इसका बीजों का बिल आने वाला है। बीजों का बिल आप यूँ लगा लो जिस तरह से अफीम है, सारे जो बीज हैं हमारे, चाहे वो सब्जी के बीज हैं, चाहे वो अनाज के दाने के बीज हैं, वो सारे के सारे अफीम की तरह हो जाएंगे। यानी हम कोई भी बीज बो नहीं पाएंगे। उनका सीधा होगा, ये बीज बोना है तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो हम अगर अपना घर का भी बीज अगर बो पाएंगे, उस बीज को भी वो कहेंगे नहीं, ये तो फलानी कणक है।
और वो उसको लैब में टेस्ट करवाएंगे। लैब उनकी है, वो जो मर्जी उसका नतीजा निकाल दें। हमारी देसी गेहूँ होगी, उसको भी वो कोई भी नंबर उसका लगा देंगे कि ये गेहूँ है, और उसके बाद सीधा इतना जुर्माना होगा, जैसे पराली जलाने पे 1 करोड़ का जुर्माना इन्होंने वो किया हुआ है, तो सीधा होगा 1 करोड़ रुपया 1 एकड़ का जुर्माना। यानी हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कानून आने लग रहे हैं जो बहुत खतरनाक है, और इनके लिए एकजुट हमें होना पड़ेगा। जैसे अब दिल्ली की हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली मोर्चे पे पहुँचे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकते हो हम पहुँचे। उसके बाद गांव में भी हमें सिस्टम हमें पंजाब से सीखना होगा। गांव में भी हम लंगर का सिस्टम हमें शुरू करना होगा, और गांव में एक मान लिया किसी के ऊपर भी कोई आता है तो एक आवाज़ के ऊपर 2-3 हज़ार आदमियों को एक साथ हमें इकट्ठा जुटना पड़ेगा, एक निर्णय लेना पड़ेगा। भाई कोई भी कानून कैसे भी हो, हम अपनी ज़मीन में उनको नहीं घुसने देंगे। ये हमें सोचना पड़ेगा, आपस में विचार करना पड़ेगा। और जैसे आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये भी हमें परमानेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ एक दफ्तर, जैसे कोई दफ्तर ऊपर वाला है या इस तरह कोई दफ्तर बना के, और परमानेंट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिस पे हम बातचीत आपस में कर सकें। क्योंकि ये इतने ज़्यादा कानून है, इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी बातचीत है कि मैं आके 5 मिनट में कह के चला जाऊँ, ये संभव नहीं है सब बातों को समेटना 5 मिनट में। ये बहुत गहरा संकट है, आज हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक तो हमें बैठना परमानेंट करना पड़ेगा, और ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष कोई 2-4 महीने 6 महीने नहीं चलने वाला है। ये संघर्ष कई दशकों तक चलने वाला है, ये ध्यान में रखें। हो सकता है हमें 10, 20, 50 साल तक ये संघर्ष करना पड़े, और इस संघर्ष में आगे अब रहना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो 23 तारीख को मैं जाने का सोच रखा है, 23 तारीख को जाऊँगा, और 26 के उसमें मैं सबसे आगे रहूँगा, अपने गांव की जो भी टीम है उनके साथ रहूँगा। और ये हम पहले रहते रहे हैं। मैं जैसे चलो एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, वो जो जिस राजपथ का हम कहते हैं, उस राजपथ में हमने कई बार चक्कर लगाए हैं। 50-50, 60-60 हज़ार के स्ट्रेंथ में हम जाते थे, लेकिन रोकता कोई नहीं था। बातें सुनी जाती थी, काला बिल्ला लगाने पे भी बात सुनी जाती थी, और उस जब इकट्ठे होकर जाते थे तो बातें सुनी जाती थी। आज वो बात नहीं है। तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा रहना पड़ेगा। और खेती, जैसे मैं जो यहाँ आया था, मैं आपस में बातचीत कर रहा था मैं लोगों से, लेकिन इतनी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं आया था तो इसी बात के लिए आया था कि ये जो खेती का सिस्टम है, जिसमें बीज है, खाद है, दवाई है, ये जितना भी सिस्टम है, चाहे ये किसान प्रोड्यूसिंग, ये क्या है फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे इनसे हमें निकलना होगा, और खेती उसी तरह से करनी होगी जो पुराना हमारा खेती का सिस्टम था। जैसे मैंने शुरू कर रखी है कुदरती खेती, मैं कोई खाद नहीं खरीदता, कोई दवाई नहीं खरीदता, कोई पेस्टिसाइड नहीं खरीदता। बीज अभी खरीदता हूँ, लेकिन वो भी आगे से नहीं खरीदूंगा। कोई बीमारी नहीं उसमें रहती, न खाद की ज़रूरत रहती है। जो अवशेष है वो केवल मिट्टी में मिलाता हूँ। धीरे धीरे हमें आपस में विचार करना होगा, धीरे धीरे एक समय पे उस सिस्टम पे हमें आना होगा। हमें यह करना होगा कि हम खेती केवल अपने लिए करेंगे, अपने घर के लिए करेंगे। मान लिया 3 गुना उससे कर लेंगे, एक हिस्सा अपने खाने के लिए, एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए, एक हिस्सा है जो वो लंगर के लिए छोड़ देंगे। लेकिन इतना भयानक सरकार के छोटे छोटे कानून इतने भयानक हैं, इतने भयानक कानून आने लग रहे हैं, हमें बैठ के विचार विमर्श करना होगा। और ये संघर्ष हमें कई दशकों तक लड़ना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, और सामूहिक काम हमें करने पड़ेंगे। रास्ता है तो सारे मिलकर 1 घंटा नहीं लगता, एक रास्ते को हम साथ कर सकते हैं। अभी मैं अकेला खड़ा रहता हूँ, कोशिश करता हूँ, 10 आदमी भी रास्ते पे नहीं आते हैं उस पर। हमें सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा। और ये उन सरदारों से सीखो, वहाँ जाके सीखो। ये जो सरदार है वो कैसे अपना मैनेज कर रहे हैं, अपनी ट्राली में सारा सामान है, अपने लंगर का सारा सामान है, सारा सफाई कर रहे हो। उनकी औरतें, उनकी बूढ़ी औरतें, उनके बच्चे, उनकी छोटी छोटी बच्चियाँ साथ आई हुई है। मैं जैसे अपनी घरवाली को कह रहा था कि भाई ये साथ चलें, तो वो सब पका रही थी कि नहीं, हमारे जो लोग गए हुए हैं उनमें औरतें नहीं है साथ में, उनमें साथ नहीं है, हमें उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं उसको कह रहा था कि तू अकेली रह जाएगी, साथ चल। हो सकता है वहाँ लाठियाँ खानी पड़े, हो सकता है वहाँ गोली खानी पड़े। अगर मैं मर जाऊँ, कम से कम दोनों तो साथ मरेंगे। लेकिन वो कहते ये बात मैं समझ रही हूँ, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, आप जाओ, लेकिन मैं नहीं जा पाती।
तो वो जो एक बंधन है, ये हम यहाँ जो हम खड़े हैं, हम आधी स्ट्रेंथ हैं, आधी स्ट्रेंथ वो है जो हमारे घरों में है। वो जो हमारे हमारे जो माँ बहनें हैं वो हैं, उनको साथ हमें रखना पड़ेगा और साथ रख के संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत लंबा संघर्ष चलेगा। जितना जा सकते हैं हम दिल्ली जाएं और यहाँ भी हम इकट्ठा रहें, गांव में भी अपना बनाएं, और अगर हो सके तो गांव में भी हम लंगर शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो सरदार लंगर शुरू वो कर रहे हैं, वो आस पड़ोस के लोग भी उसमें खा रहे हैं। एक न एक दिन उस रास्ते पे हमें आना पड़ेगा। ये संकट बहुत भयंकर है और पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, सारा गांव को इकट्ठा होना पड़ेगा। इन बिलों में अगर सारे संशोधन कर दिए जाएं तब इन बिलों में जो एक बात है उस बात को समझना पड़ेगा। इन्होंने फार्मर की डेफिनेशन बदल दी है। फार्मर की डेफिनेशन जो स्वामीनाथन आयोग था, उसमें फार्मर की डेफिनेशन में गांव के सारे लोग आते थे। गांव का हमारे जो मिस्त्री हैं ये भी उसमें आते थे, जो मजदूर है वो भी आते थे, जो हमारे गांव में जितना भी काम धंधा करने वाले हैं सारे फार्मर की डेफिनेशन में आते थे। लेकिन इन कानूनों में सिवाय जमीन, उस जमीन वाले किसान को या बटाई लेने वाले किसान को, बाकी सबको यानी आधे गांव को निकाल दिया है। फार्मर की डेफिनेशन से आधे गांव को निकाल दिया है और वो जो व्यापारी है उनको फार्मर की डेफिनेशन में डाल दिया है। यानी आज के दिन जो व्यापारी हैं वो फार्मर हैं, अंबानी अडानी है वो जो स्टोरेज बना रहे हैं वो फार्मर है, वो तो फार्मर की डेफिनेशन में आ गए। और हमारे गांव के जो सारे लोग फार्मर के डेफिनेशन में थे उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को उन्होंने निकाल दिया है। छोटी छोटी कानूनी जो उनकी गुंडियां हैं वो गुंडियां हमें फंसाने के लिए है। ये हमारे जो एमएसपी की हम बात कर रहे हैं उनका निशाना अनाज की कीमतों का नहीं है, उनका निशाना ये जो कानून है, ये कानून के थ्रू उनका निशाना एक है कि हमारी ज़मीन खींचनी है, उन्होंने हमारी ज़मीन अपने काबू में करनी है, ये उनका टारगेट है। तो इस बात को ध्यान में रखो, ज़मीन बिल्कुल नहीं बचेगी और हमें और जोश से हमें साथ आना पड़ेगा और जोश और होश वो दोनों रखने पड़ेंगे। यानी हाथ हमें नहीं उठाना है, बिल्कुल शांति प्रिय रहेंगे। डंडे लगने हैं डंडे लगो, गोली लगनी है गोली लगो, कोई दिक्कत नहीं, और साथ रहना पड़ेगा। मैं किस लिए साथ हूँ? मैं इसलिए साथ हूँ कि कल को बच्चे ये ना कहें मैं तू तो बैठा है वहाँ और ये सब कुछ हो गया, मैं फिर जवाब नहीं दे सकता। मेरे अपने विद्यार्थी हैं जो मेरे संपर्क में रहते हैं, मैं हट नहीं सकता पीछे, उनका साथ देना एक तरह से मजबूरी हो जाती है। तो ये सबको साथ मिलना एक मजबूरी की तरह से समझो। सारे हम भाईचारे में इकट्ठे हों, साथ में रहें और उसके बाद में लड़ें। लड़ाई बहुत लंबी चलनी है। बहुत ज़्यादा मैं इसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होके नहीं आया था, तो ज़्यादा कुछ इस समय मैं नहीं सोच पा रहा कहने के लिए। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी का, हमने काफ़ी डिटेल से बताया। तो एक तो ये धरना टोल पर चला हुआ है और वहाँ जो टिकरी बॉर्डर में जो साथी या नजदीक जा इसका तो यहाँ हर रोज आने जाने का जो सिस्टम है, बाकी जो जुझारू साथी आगे पहुँचे तन मन और धन से थोड़ा से और भी करें सारे। तो सबसे पहले मैं 1100 रुपये संघ समिति को देने का ऐलान करता हूँ, अभी दे दूँगा 1 मिनट में। तो साथी थोड़ा जितना भी सहयोग बने देने की कोशिश करें। और अब मैं अनुरोध करूँगा, हमारे बीच में DYFI के प्रेसिडेंट हैं प्रदेश के शहनाज जी, वो आए और अपनी बात रखें। तालियों से स्वागत करें साथी का। आदर व सम्मान के योग्य गोरखपुर गांव के सभी ग्रामवासियों और कुछ गणमान्य व्यक्ति जो हमारे बीच के अंदर इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन करने में और गांव का एक महत्वपूर्ण रोल जो टोल पे चला वो उसमें लगातार सक्रिय भागीदारी है, जिसमें श्री राम मेहर जी, श्री राजवीर सिंह जी, श्री राम मेहर मास्टर जी, श्री कप्तान आर्य जी, श्री निहाल सिंह आर्य जी, आत्माराम सहारण, श्री राजाराम शिवात, श्री अमित जी, श्री मनदीप सिंह जी, श्री ओम प्रकाश प्रोफेसर जी, श्री बलजीत सिंह यादव, अनिल मेंबर ब्लॉक समिति, महावीर फौजी जी, किसान नेता अपने सुरेंद्र जी व सभी ग्रामवासियों। प्रोफेसर साहब ने काफ़ी विस्तार से बताया आप लोगों के बीच में। कानूनों के बारे में ज़्यादा चर्चा करने की भी मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो
अभी हम जब गाड़ी में आ रहे थे, बात कर रहे थे गांव के बारे में, तो खुद मेरे को भी पहले 3-4 बार गांव में आने का मौका मिला है अलग अलग कार्यक्रमों में। हमें अपने आप को यहाँ आने पर गर्व महसूस होता है। तो गर्व इसलिए भी होता है क्योंकि इस गोरखपुर की धरती से ऐसे क्रांतिकारी लोग निकले हैं जिन लोगों ने हरियाणा के अंदर किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन किए। कमर पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया जी, कमर कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया जी, जिन्होंने हरियाणा के अंदर इमरजेंसी के दौर में, उससे पहले हरियाणा में छात्रों को संगठित करने के लिए छात्रों का संगठन बनाया। और उस संगठन के अंदर मैंने खुद ने 2005 से लेकर 2018 तक 13 साल तक काम करने का मौका मिला इस सफाई के अंदर, उन्हीं के द्वारा बनाए संगठन के अंदर। तो इसलिए हमें इस गांव में आने पर अपने आप में गर्व फील होता है। तो इसीलिए हमें भी ये लगता है कि ज़्यादा चर्चा इन किसान बिलों की इतने विस्तार से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कुछ दिन पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ 26 तारीख को, हमारे साथी पूरे हरियाणा के अंदर अनेकों रोड के ऊपर जो हरियाणा सरकार ने बंद किए थे उनको खुलवाने से लेकर दिल्ली जाने तक में शामिल रहे। और अभी जो संयुक्त मोर्चे आह्वान पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर आया कि गांव-गांव के अंदर जाकर जागृति करने का आह्वान, तो हम लोगों ने तय किया कि किसान आंदोलन लड़ रहे हैं, लेकिन जो हरियाणा का विद्यार्थी है, नौजवान है, जैसे पंजाब का नौजवान है, इस पूरे आंदोलन के अंदर बड़ी संख्या में भागीदारी कर रहा है, उसी रूप से हरियाणा के नौजवानों को भी इस आंदोलन के अंदर भागीदारी बढ़ाई जाए। और ये जन जागृति का अभियान है जिस रूप से हरियाणा सरकार ने और देश की सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए इन किसानों, खालिस्तानी, नक्सलाइट, जाट का आंदोलन, फलानी कौम का आंदोलन ये बनाने की कोशिश की। और पूरे देश की जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसी रूप से उसी आंदोलन सबक लेके कि आंदोलन किसानों का नहीं, ये आम जनता का बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने ये गाड़ी जोड़ के अपने खर्चे के ऊपर गांव-गांव के अंदर 5 दिन से लगातार हिसार, फतेहाबाद के अंदर, कल से जींद, कथक, करनाल के अंदर हमारी दूसरी टीम जत्थेले गांव का जनसभा कर रही है। क्यों कर रही है? ये बताने के लिए कि जैसे बताया जा रहा है किसान का आंदोलन है, ये आंदोलन हम तो ये मानते हैं, जो प्रोफेसर साहब ने बात करी है, जमीन खुश जाएगी, सही बात है, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान है कानून बनने के बाद हो सकता है कोई ना कोई खेत जमीन पे कुछ बोले और खा ले, लेकिन इन कानूनों की सबसे बड़ी मार इस देश के अंदर है जो बेजमीना मजदूर है, चाहे खेत के अंदर दिहाड़ी करने वाला, चाहे भवन निर्माण की दिहाड़ी करने वाला, चाहे रेहड़ी चलाने वाला, चाहे दुकानदार है, उसके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है। क्यों पड़ेगी है? हम लोग देखते हैं अभी एक कानून में संशोधन किया है, बदलाव किया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उस कानून के अंदर लिखा हुआ है कोई स्टोर नहीं कर सकता, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ये लिखा हुआ था। उस टाइम के ऊपर हम लोगों ने देखा है, क्या देखा? किसान अपनी फसल जमीनें बोता है, चाहे प्याज बोए, आलू बोए, टमाटर बोए, पर रेट ना मिलने के कारण अनेकों जगह के ऊपर किसान अपनी फसलों को रोड के ऊपर ट्राली भर के पलट देता है, टायरों से कुचल देता है, रेट ना मिलने के कारण। और दूसरी तरफ उसी फसल को हम लोगों ने 1 महीने पहले अपने हरियाणा के अंदर हम लोगों ने अपनी रसोई के लिए 80 रुपये किलो प्याज ना खरीदा तो बता दो, आज भी 30-35 रुपये किलो के भाव से टमाटर खरीद रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं। ये हम लोग खरीदे जबकि कानून था, काला बाजारी करने वालों पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसके बावजूद ये हालत है कि किसान का आलू, प्याज 2 रुपये किलो के भाव में को खरीदने को तैयार नहीं है, रोड पे गेड़ के कुचल देते हैं किसान। और दूसरी तरफ इतने महंगे दाम के ऊपर पूरे देश की जनता को खरीदना पड़ता है।
एक जब कानून था, अब कानून में बदलाव हो गया, कालाबाजारी करने वालों में कोई कार्रवाई नहीं होगी, छूट दे दी है। जो हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया अडानी साहब को, हमें तो पता भी लगा 27 सितंबर को हम सबको कि कानून बने, लेकिन पूरे देश के अंदर मोदी साहब ने स्टोर करने के लिए इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को सैकड़ों एकड़ जमीन दे रखी है अपने फतेहाबाद में भट्टू इलाके के अंदर। कल सवेरे जनसभा कर रहे भट्टू के गांव के अंदर, देख के आए गोदाम 100 एकड़ जमीन के अंदर गोदाम बन के तैयार हो चुका है, रेल लाइन बिछी हुई है गोदाम के लिए। मतलब उन लोगों को पहले से पता था कि कानून आने वाले हैं और उसके लिए हमें स्टोर चाहिए, संसाधन चाहिए, इसलिए रेल की व्यवस्था कर दी। तो ये गोदाम बन के इन कानूनों के बनने के बाद वो बड़ा पूंजीपति हमारी फसल को, हमारी जीरी को, धान को, कणक को सस्ते भाव के अंदर 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो खरीदेंगे। और खरीदने के अंदर भी इतने सारी कंडीशंस होगी, पंजाब के हमारे किसान क्यों उठ के आए हैं वो, ये हमें विचार करने की जरूरत है। वहाँ पे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आलू के, जो किसान थे कि हम आपका आलू खरीदेंगे। आलू पैदा हो गया, पैदा होने के बाद कंपनी ने कह दिया आलू का साइज तो छोटा है, आलू का जो कवर छिलका है जो ज़्यादा पीला है, यो इस रेट में नहीं खरीद सकते। जे 1 रुपये किलो देकर जाना हो तो दे जाओ। मजबूरी के अंदर किसानों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा। ये इसी रूप से हमें ब्लैकमेल करेंगे कि भाई कणक का दाम कर लिया था 20 रुपये किलो, जो उसके अंदर थोड़ी सी भी सेम है तो 10 रुपये किलो देकर जान दे हो तो दे जाओ। अरे मजबूरी के अंदर किसान को देनी पड़ेगी और वो अपने स्टोर के अंदर पूरे जिले की, कई जिलों की धान को, कणक को स्टोर कर सकते हैं। और जब कमी पड़ेगी तो उसी कणक को, उसी धान को 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो किसी भी भाव में बेचेंगे और हम लोगों को वो खरीदनी पड़ेगी मजबूरी के अंदर। ये होने वाला हो रहा है, हो चुका है और ये आगे आने वाले समय में होगा। तो ये जागरूकता लेके उन मजदूरों के अंदर, उन दिहाड़ी करने वाले लोगों के अंदर कि ये आंदोलन किसान का नहीं है, ये आंदोलन इस देश की जनता का है। इसलिए सब लोगों को इकट्ठे होके लड़ने की जरूरत है। अदरवाइज तो हम लोगों ने देख लिया, आप भी देख रहे हैं, मोदी साहब भाषण देते हैं, देश के किसानों को संबोधित करते हैं, मन की बात करते हैं। किसान भाइयों मेरे पर विश्वास करो, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं कि MSP मिलेगी सबको। आप गांव की पंचायत के अंदर, चौक के अंदर बैठे हो, बड़े बुजुर्ग सम्मानित, एक बात बता दें कि पिछले 6 साल के अंदर मोदी साहब ने अपने भाषण के अंदर कही हो, 2014 में कह के आया था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए डाल लूंगा, काला धन लेके आऊंगा, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा। रोजगार देने की बात तो बहुत दूर चली गई। पूरे देश के अंदर जितनी सरकारी संपत्तियां हैं, जितने सरकारी विभाग है रोजगार के, उनको सरेआम नीलाम किया जा रहा है। अपनी रेल बेच दी, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था, BP से अनेकों कंपनियों के नाम लिए जा सकते हैं। कह रहे मंडियां प्राइवेट आएंगी सरकारी के साथ साथ, सरकारी को हम लोग बंद नहीं कर रहे। आप गांव के चौकों में बैठे बता दो, सरकारी अस्पताल थे, फिर प्राइवेट आ गए तो सरकारी की हालत है। अभी BSNL थी, पहले जियो आ गई, रिलायंस की है, आज BSNL की हालत है। अनेकों नाम लिए जा सकते हैं। सरकारी स्कूल होया करते, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पढ़ के आए हैं, प्राइवेट बिल्डिंगों बड़ी बड़ी बन गई चमकती बिल्डिंगें, सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। तो ये हालत हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज देश के अंदर बैठा हुआ है और कहता है कि मेरे पे विश्वास करें। 6 साल में हमने कोई बात देखी हो तो पूरी करके बताओ। और हम तो ये बात और कह रहे हैं, हम तो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कानून को जानते हैं। सरकारी बिल्डिंगों पे लिखा होता है, कोई गांव की पंचायत का कोई ईंट पाड़ ले, कोई तोड़फोड़ कर दे तो सारा गांव इकट्ठा हो जाए। कोई सरकारी बिल्डिंग के ऊपर पोस्टर लगा दे, कोई लिख जाए तो कानूनी अपराध है, उसके बाद FIR दर्ज हो जाएगी। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री
सरकारी संपत्तियों को सरेआम नीलाम कर रहा है इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को, तो उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? उसके ऊपर इस देश की जनता, इस देश के किसान कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पर चढ़ाई कर चुके हैं। तो हम लोगों को भी इस आंदोलन के अंदर बड़ी संख्या में शामिल होते हुए, जो पहले भी आपके गांव के, जो मैंने पहले जिक्र किया, लाल टोल है, दिल्ली जाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन हम लोगों को और ज़्यादा मजबूती से हम लोगों ने इसलिए तय कर गाँव गाँव में जा रहे हैं कि हमारे प्रदेश के नौजवान विद्यार्थियों को, पंजाब के बारे में बात फेमस थी, पंजाब का नौजवान जो है नशे के अंदर है, लेकिन आज पूरे पंजाब का नौजवान दिल्ली की सड़कों में बैठा हुआ है। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि पूरे हरियाणा के नौजवानों को, विद्यार्थियों को दिल्ली लेके जाएंगे, और ये बताने के लिए कि हरियाणा का नौजवान सोया नहीं हुआ। तो इसलिए 12 तारीख को युवा दिवस है। 12 तारीख पूरे हरियाणा के अंदर सिरसा मटावाड़ी से लेके पंचकुला से लेके हजारों की संख्या के अंदर विद्यार्थी नौजवान मार्च करते हुए दिल्ली की सड़कों पे बताने के लिए जाएंगे कि मोदी साहब, जो आजकल गाना भी चल रहा है कि सिस्टम वाले फायदा उठा के प्रदेश के नौजवान आगे अपनी तोप करा मोदी लिया, ये कहने के लिए पूरे प्रदेश का नौजवान पूरे हरियाणा से मार्च करता हुआ दिल्ली के अंदर जाएगा, ये अपील करते हुए कि हम लोगों को इस लड़ाई के अंदर जितने भी लोग जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने गांव के गरीब मजदूर किसान नौजवान उनको भी शामिल करने की ज़रूरत है। इतनी बात कहते हुए आप लोगों ने हमें बात करने का मौका दिया, इतनी बेहतर अरेंजमेंट के साथ ये जनसभा आप लोगों ने आयोजित करी। इतनी बात कहते हुए आपने बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का, सम्मानित साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय जनता, जय संघर्ष। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद शहनाज साहब का, उन्होंने अपनी पूरे विस्तार से जानकारी दी। 1100 रुपये भाई अनिल उर्फ लालू नाई शिवराशि दी है, सुरेंद्र जी ताड़ी बजाओ। और 1100 रुपये बलजीत यादव MM टीचर के डायरेक्टर हैं, 1100 रुपये देने की घोषणा करी है, उनसे सुरेंद्र जी दे देना। 1100 रुपये राजवीर शिवाज जी, उन्होंने भी अनाउंस किया, ताड़ियों से स्वागत करो। अब मैं मनोजमा कामड़ बलवीर जी बैठे हमारे बीच में, साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करेंगे, तो क्या 2 बातें कह करके समापन करेंगे। इस बात का धन्यवाद करेंगे कामड़ बलवीर जी। बहुत ही मान सम्मान के योग इस गांव के प्रशिक्षित व्यक्तियों, बाहर से आए हुए नौजवान साथियों, जो बड़ी खुशी की बात है कि इस नौजवान ने आज एक तानाशाह की शक्ति को चैलेंज किया है, और ये दर दर गांव गांव कूचे कूचे नुक्कड़ नुक्कड़ उसकी नीतियों को नंगा करने के लिए आपके बीच में पधार रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। धन्य है इनके विचार को, धन्य है इनकी कुर्बानी को, जो अपने घर बार छोड़ के एक सामाजिक चेतना के लिए ये घूम रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा इस गांव के नौजवानों से भी कि वो सारा ये पलट उन्होंने लिया कि किस तरह ये तीनों कानून किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, देश के हर नागरिक के लिए ये कानून अच्छे नहीं है, क्योंकि जो गांव की अर्थव्यवस्था है वह खेती के लिए चल गई, इसलिए किसान अन्नदाता तैयार दे, और खेती के गले बाकी सारे धंधे से हरिजन का धंधा हो, चाहे नाई का धंधा हो, चाहे तेली धोबी मनियार सुतार का धंधा हो, चाहे दुकानदार आड़ती का धंधा हो, ये खेती के जुड़े हुए गांव के सारे धंधे, ये खेती कुछ की तो सभी के धंधे भी गले चले जाएंगे। जितना किसान मारमा होगा उससे दूना वो जो बाकी किसानी से जुड़े हुए खराद का, मैकेनिकल का, कंबाइन का, ट्रैक्टर का जितना भी धंधा है, जब किसानी नहीं रहेगी तो गले चौपट हो जाएगा। और ये एक साजिश के तहत हमें तो सब दुनिया में, क्योंकि किसान एक एसेंशियल कमोडिटी पैदा करता है, जिससे मनुष्य का पेट भरा, जानवर से मनुष्य बनता है, उस चीज ने वह पैदावार करा था। और यह भी मानना था कि वह चीज महंगी नहीं होनी चाहिए, मजदूर भी यह बात मानेगा, यह चीज सस्ती होनी चाहिए। इसके लिए दुनिया की सारी सरकारों ने अपने किसानों को सब्सिडियां दे रखी है कि भाई हम तो जो किसान
जो कम मार्जिन पर खरीदेंगे नहीं, उसके बदले में अमेरिका में एक किसान को 41 लाख रुपए मिल जाते हैं। 41 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। और हम जो सनीम ताकि यह अनाज जनता ना औकात के मुताबिक मिलती है। और हिंदुस्तान में इसका उल्टा है कि इन्होंने सारी सब्सिडियाँ जो मिला कर दी खाद बीजाड़ी पे, वे भी तोड़ दी। यानी गरीब जनता का जो पालन करे जो सरकार ने करना चाहिए, बाकी जनता का वो हमें टोटा ना है कि किसान के ऊपर ही बर्डन डाल दिया जो दिख नहीं रहा। उसके एवज में सारी सब्सिडियाँ तोड़ दी, घाटे में आ गया। आज पंजाब का किसान को न्यूए गुण बैठा, हर पंजाब और हरियाणा के किसान के सिर पर हर एक बच्चे में 2 लाख रुपये कर्जा से प्रसाद देगा न्यारा बढ़ाने करे चाहिए तो चाहिए कर्जा माफी करा दे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करा दे और कर दिया युवे किसानों बतेरी कर ली तो हमने खेती करा बैठ जाओ तो हमें करिए मरो को तो खेती हमें शिक्षा नहीं दी जाती। तो इस तरह के गलत कानूनों के खिलाफ जो ये जनता लामबंद हुई है, उसके खिलाफ जो मजदूर ने, किसान ने, नौजवान ने, वकील ने, हर तबके ने जो झंडा उठाया है वो काबिल तारीफ है। नतमस्तक उन पर 50 नौजवानों को भी जिन्होंने आपके लिए वहाँ कुर्बानी एक्सीडेंट में या हार्ट अटैक होगी उनकी कुर्बानी या सर्दी से कुर्बानी हुई है, उन नौजवानों को उनके परिवारों को भी नतमस्तक है। और मैं गोरखपुर के नौजवानों से भी यही आशा करता हूँ कि आप भी पूरे के पूरे मुस्तैदी रूप से डोर टू डोर जाके, मोहल्ला टू मोहल्ला जाके इन तीनों कानूनों को पढ़ो, इनका विश्लेषण करो, इनको डिटेल में अपने सारे साथियों ने समझाओ। क्योंकि आज शिक्षा की बहुत है, इंटरनेट पर आप इन कानूनों को देख सकते हो करके लामबंद करो। जो जनता लामबंद हुई है वह कभी हारी नहीं, वह हमेशा जीत के उठी है। हारते हमेशा तानाशाह लोग हारते हैं। ये नंबर 2, जिस तरह के जन जागरण अभियान नौजवान साथियों ने रखा है, फतेहाबाद भी एक मजदूरों ने धरना लगा रखा है, वो भी जन जागरण अभियान रतिया साइड में उनका है। कल इधर भी आया जाएगा। तो सभी मजदूर साथियों से भी, क्योंकि खतरा है, ये बड़े खतरनाक हैं बीजेपी वाले, क्योंकि मजदूर और किसान को पाड़ने के लिए ये RSS सारे गांव में बढ़ जाएंगे और मजदूरों को भगा देंगे। इसलिए सभी मजदूर भाइयों से भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि धरने पर जाया करें, वहाँ भाषण वगैरह होंगे और वहाँ आपको समझाया जाएगा कि क्यों ये कानून हमारे खिलाफ है और क्यों हमें किसानों का साथ देना चाहिए। क्योंकि पंजाबी भाइयों का अपन साथ दिया और किसान का मजदूर साथ देगा, कर्मचारी साथ देगा, दूसरा तीसरा सारा तबका महिलाएं साथ देगी, नौजवान साथ देगा, सभी इस आंदोलन में विजय प्राप्त कर सकती है। क्योंकि लड़ाई थोड़ी सी लंबी है लेकिन जीत निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा सैनबाग समेत सारी नौजवान सभा के साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ कि वो इसी तरह जुटे रहे, डोर टू डोर और घर घर जाके जनता को जागरूक करते रहे। क्योंकि ये पढ़े लिखे शिक्षित युवक है, ताकि जनता के 27 समझ आ सके। और ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की अफवाहें मजदूर में सिख हिंदू ने पालन की, मजदूर किसान ने पालन की, कर्मचारी किसान ने पालन की, इन साजिशों का पर्दाफाश किया जाए और हम सर जोड़ के लड़ाई लड़े। जो तोप से लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी भी लड़ाई है और जो लामी रोटी पर उसकी भी लड़ाई है। तो चुनने से लेके और बॉर्डर तक लड़ाई को जल्दी लंबा करो और जीत निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। दोबारा फिर मैं कहूँगा कि एक जिस तरह टोल प्लाजा पर धरना है उसी तरह मजदूरों का धरना। सभी मजदूर भाइयों से फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फतेहाबाद उस धरने पे भी आप जरूर जाएं और वो गोरखपुर भी आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी कंवर साहब। हमारे बीच में एक साथी DYFI से मुकेश कुमार जी, वो अपनी बात रखना चाहें। कई साथी खड़े भी गोरखपुर के लोग भी जा रहे हैं टिकरी बॉर्डर में। हाँ दे दो, ना कोई बात नहीं, लिखवा दे, ले लेंगे आपसे सुरेंद्र लिखवा दे। तो कई साथी हैं जो गोरखपुर के लोग भी जा रहे हैं टिकरी बॉर्डर, 200 से 250 लोग जा रहे हैं गोरखपुर के। कदे एक ही है वो अलग अलग जा रहे, इकट्ठे से कौन जा रहे, इतना फर्क है। अगर 50-60 भी जाओ तो घने दिक्कत कौन करेगा। अपने राजवीर बैठा बीच में 2 बार क्यों जाया, जब शुरुआत में जाया 2 चक्कर में 2 चक्कर मारे राजवीर, 2 बार ही जाया। काफी लोग बैठे हैं। तो सुरेंद्र तो बल्कि उसके अंदर एक दिन कर्मी कमीशन पर भी बैठे सुरेंद्र, तो अपने सुरेंद्र तो लड़का उसके लिए बल्कि तारीफ बता एक दिन कर्मी कमीशन भी करे आए तो सुरेंद्र तो। हाँ तो मैं दोस्तों DYFI से मुकेश कुमार जी बुलाएं, बीच में रखे साथी मुकेश जी। आदर के योग मंच संचालन कर रहे मास्टर जी,
और मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बहुत सारी विस्तार से चर्चा की है हमारे साथी शहनवाज ने, और अपनी लगातार हाजिरी नंदड़ी टोल पे है। बड़ी संख्या में लोग गोरखपुर के वहाँ मोर्चा लगाए हुए हैं। और आज ये जो जीप जत्था अपने गांव में पहुंचा है, पिछले 2 दिन से अलग अलग हिसार डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गांव में इस प्रकार की जनसभाएं कर रहे हैं, और कल से हमने फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया। इस जत्थे का मतलब, और आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जो ये संगठन है भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI, इसके संस्थापक थे शिव वर्मा, जो भगत सिंह के साथी थे। देश की आजादी के आंदोलन में उनकी उम्र छोटी थी, इसलिए उनको काला पानी की सजा हो गई थी। और देश आजाद होने के बाद जब उनकी सजा माफ हुई, तो उन्होंने 1980 में करतार सिंह सराभा के गांव में लुधियाना में 3 नवंबर को DYFI की स्थापना की थी। करतार सिंह सराभा के गांव में, करतार सिंह सराभा में क्यों की थी? क्योंकि भगत सिंह उसको अपना आदर्श मानता था, करतार सिंह सराभा का। और आप देखोगे कि लगातार 26 नवंबर से जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है, कई तो मोदी ने और खट्टर ने कोस रहे होंगे, लेकिन मैं तो इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि यदि मोदी और खट्टर ये जब 26 नवंबर को किसान अपना आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए, 6-6 फुट के खड्डे खोद दिए। जो काम जे ना करते तो बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से अपना आंदोलन या रैली करके किसान अपने घरों में चला जाता। तो इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि पंजाब के किसानों ने जो पहल कदमी करते हुए, जो हरियाणा और पंजाब की और तमाम जो किसान मेहनत करने वाले अपनी खेती के बचाने के सवाल को लेके जो लगातार 1 साल से आंदोलन चलाए हुए थे, आज वो सिर जोड़ के अलग अलग बॉर्डर के ऊपर बैठे। इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक दादी पूछे थी, बोला बेटा यू आंदोलन कब तक चलेगा? मतलब जब तक आप जीत नहीं जाते, जब तक चलेगा। तो इस समझ के साथ हम भाषण तो आप रोज सुना हा, लेकिन इस जीप जत्थे का मकसद है कि कोई भी गांव का, कोई भी मोहल्ले का, कोई भी प्रत्येक 5 साल से लेकर 60 साल का बुजुर्ग है, छूट नहीं जाना चाहिए जो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। सबको शामिल करने की योजना है। इस मकसद के साथ हम आपके बीच में आए। तो 2 बात मैं अपनी बात कह के खत्म करूंगा कि जब जो सोन सिंह भकना थे गदर पार्टी के संस्थापक, वो पहले से जेल में थे, और जब 8 अप्रैल को 1929 को भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम गिराया था, किसी को मारने के मकसद से नहीं, बल्कि 2 बिल पास हो रहे थे, ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल। उन दोनों बिलों के विरोध में तो उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवा दिया था। जब सोन सिंह भकना और भगत सिंह साथ जेल में थे, तो एक दिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्तेदार भगत सिंह से मिलने के लिए नहीं आता। तो सोन सिंह भकना जो गदर पार्टी का संस्थापक था, वो कहता है भगत सिंह को कि ओ भगते, आज तो तेरे से कोई भी मिलने के लिए नहीं आया, कोई भी रिश्तेदार मिलने के लिए नहीं आया। तो भगत सिंह का जवाब होता है तुरंत, क्या कहते हैं भगत सिंह कि पहले रिश्तेदार तो मेरे वो है जो देश की आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाए हुए हैं, मेरे से जो बाहर है जेल से, और दूसरे रिश्तेदार मेरे वो है जो मेरे साथ जेल में है देश की आज़ादी का आंदोलन में, और तीसरे रिश्तेदार मेरे वो होंगे जो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो संघर्ष है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस समझ के साथ हम आपके बीच में आए। तो ये केवल ये जो DYFI का झंडा है, सफेद जो झंडा है, सफेद झंडे का मतलब होता है एकता और शांति का प्रतीक, और सितारा उस दिन चमकेगा जिस दिन आप इकट्ठे होके ना या लड़ाई जीत जावांगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले जो फिल्में आती थी, मनोज कुमार की पुरानी जो फिल्में थी, उसमें गीत आते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
आज गीत दूसरे डाल के आ रहे। तो आज वो नौजवान वो गीत इस प्रकार से क्यों थे? क्योंकि खेती में पैदावार बहुत अच्छी थी, मेहनत करते थे, मतलब नौकरी करना पसंद नहीं करते थे, खेती करना ज्यादा पसंद करते थे। तो आज कोई भी नौजवान न न्यू कह देना तेरा 2 किले नाम करूंगा, वो खेती करना नहीं चाहता, बोला मैं तो पीन लाग दूंगा इस तरह। तो इस प्रकार की पोजीशन होगी खेती की। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो नौजवान आज लगातार हिस्सेदारी बढ़ रही है नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, तो अपना संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। संगठन को क्यों मजबूत करना पड़ेगा? बहुत लोग जा रहे हैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से जा रहे हैं, उनको समझ नहीं है। बहुत लोग ने न्यू कॉनबेरा मतलब इस DYFI का मतलब क्यों है? जो झंडे के अंदर जो भगत सिंह के जो चाचा थे अजीत सिंह, उसके बारे में भी बहुत सारे नौजवानों ने जानकारी को नहीं। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप इस आंदोलन को और ज्यादा तेज कर पाएंगे। इसी प्रकार से एक आंदोलन पहले भी शुरू हुआ था इन 3 कानूनों के खिलाफ 1907 में, जो भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह, पगड़ी वाली जो फोटो लगी झंडे पे लगी हुई है। तो इसलिए इसी प्रकार से जो आंदोलन अपना चल रहा है, इसमें अपन अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। संगठन को मजबूत इसलिए करना पड़ेगा ताकि दुश्मन की पहचान करी जा सके। घने प्रकार की गड़बड़ भी तो कर सके हैं। अब ये जो 5 आंगली हैं, इन 5 आंगलियां में से किसी के एक मार दे तो किसी का असर को नहीं हो रहा, और ये 5 आंगली जो इकट्ठी करके किसी का मार दे तो जबाड़ा ही ला सके। आंगली तो वो है। तो संगठन में इतनी बड़ी ताकत होती है। कोई भी लड़ाई, कोई भी आंदोलन बगैर मजबूती के नहीं लड़ा जा सकता, बगैर संगठन के नहीं लड़ा जा सकता। कोई गांव में अपन कमेटी भी बनानी चाहिए ताकि वह कमेटी आगे भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, खेती से जुड़े हुए जो सवाल है उसके ऊपर कोई सेमिनार, कोई कार्यक्रम इस प्रकार के आप कर सकें। तो इसलिए इस संदेश के साथ हम आपके बीच में आए हैं। तो इस पर ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए, हमारे से कोई मुंह से गलत बात निकल गई हो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय जनता जय संघर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी ने काफ़ी विस्तार से बढ़िया बातें बताई। अब मैं सुरेंद्र से एक कुछ राशि आ रही है साढ़े सैनिक बोल के नाम, उसने नहीं थिएटर है ना दवाई देंगे उसके लिखवा दिया उसे 500 रुपये ने हर सिंह के भी लिख दिए। मेरा कहना तो नहीं दे तो फिर बताया दिया नहीं बोल के सुरेंद्र नार ला के समापन कर। कुछ साथियों ने जो ये अपनी गाड़ी चाली है इसका खर्चे के लिए सहयोग राशि दी है, तो वो 1100 रुपये कप्तान मास्टर जिया के, 1100 रुपये राजवीर के, 1100 रुपये लालू अपना ये कटिंग मास्टर, और 1100 रुपये बलजीत यादव, 500 रुपये प्रिंस फोटो स्टूडियो श्यामलाल शर्मा, 100 रुपये सीताराम ठाकर, 1100 रुपये तूफा सनोप जुगलाल, 500 रुपये सेठ उर्फ सेठी, 1100 रुपये राजाराम, 500 रुपये निहाल सिंह आ रही है। तो 500 रुपये रामेर बैणीवाल। तो जिन साथियों ने सहयोग राशि दी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना गांव तो लगातार तो जिन साथियों ने सहयोग राशि दी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जितने अपने पीछे इकट्ठे आए हैं सारे इन गाड़ी वाले देवांगे अपने गांव की तरफ से 500 रुपये 500 रुपये रामकुमार नंबरदार जैलदार, 500 रुपये महावीर स्नोट श्री मांगेराम,
500 रुपये रामचंद्र स्नोक श्री फतेह सिंह। तो चाय पानी पिलाई अपना लालू उर्फ अनिल उर्फ लालू लाई, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पानी पिलाई इसने, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।